अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक आप हमारे थंबनेल में देख चुके हैं, व्हाट इज़ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, और ये क्यों ज़रूरी होता है इंस्टॉल करना। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली शो किया था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे उसकी वायरिंग होती है, उसकी कंट्रोल वायरिंग कौन सी होती है, पावर वायरिंग कौन सी होती है, मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी मेरे चैनल में जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ट्रांसफ़र पंप की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के हमारे पास दो टाइप्स की डायग्राम्स होती हैं। एक को हम कहते हैं पावर वायरिंग डायग्राम और दूसरे को हम कहते हैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। ठीक है, पावर वायरिंग दोस्तों वो होती है जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जो डायरेक्ट मोटर को जो करंट मिलता है, वो वायरिंग हमारी पावर वायरिंग कहलाती है। जो कॉन्टेक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए जो वायरिंग हम करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल वायरिंग। फॉर एग्जांपल स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं मेन कॉन्टेक्टर, एक को हम कहते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक होता है हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर। दोस्तों, कॉन्टेक्टर्स के बारे में आपको पता होगा कि कॉन्टेक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए इसको अलग से सप्लाई देनी पड़ती है, फेज़ न्यूट्रल देना पड़ता है या 24 वोल्ट देने पड़ते हैं इसको। ठीक है, वो मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे हम देते हैं। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि जो पैनल्स के अंदर जितने भी हम कंपोनेंट्स लगाते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो भी वायरिंग हम करते हैं वो कंट्रोल वायरिंग कहलाती है, और जो जिस वायरिंग से डायरेक्ट पावर मिलती है मोटर को वो हमारी पावर वायरिंग होती है। ठीक है, मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, पिक्चर में भी आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक है, चलें वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको डायग्राम्स बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम उस्मान है, मैं दुबई में जॉब करता हूँ और मेरी कोशिश है कि जो लोग पाकिस्तान से या एशियन कंट्रीज से जो दुबई आ रहे हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकूँ सारा, और यूएई के सारे कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल टेक्निकल फील्ड से जितनी भी चीज़ें हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें दिखा सकूं कि यहाँ पर कैसे इंस्टॉल होती हैं। क्योंकि वहाँ से जब बंदे यहाँ पर आते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता, और इलेक्ट्रिकल में काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं तो वो उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ इस चैनल में मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी शेयर होती रहे। ओके, थैंक यू सो मच। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी पीडीएफ बनाई है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ओके, देखिए व्हाट इज़ स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, और इसमें 2 मोड पे हमारी मोटर चलती है। पहले तो हमारी मोटर स्टार मोड में चलती है, और फिर जब जो हम टाइम सेट करते हैं टाइमर पे, उसके पूरा होने के बाद मोटर हमारी डेल्टा कनेक्शंस पे, मतलब कि डेल्टा मोड पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और स्टार मोड पे, इन दिस स्टार्ट मोड द मोटर रिसीव लेस वोल्टेज, मतलब कि स्टार्ट मोड में मोटर कम वोल्टेज यूज़ करती है, कंज्यूम करती है, और मेकिंग इट स्टार्ट स्मूथली, मतलब स्मूथली स्टार्ट करती है, आराम आराम से मोटर को स्टार्ट करती है। ठीक है, आफ्टर अ सेट टाइम, मतलब जो हम टाइम को सेट कर लेते हैं, इट स्विचेस टू द डेल्टा मोड प्रोवाइडिंग फुल वोल्टेज फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। और फिर मतलब कि जो हमने टाइम सेट किया होता है उसके बाद ये मोटर को स्विच कर देती है डेल्टा मोड पे, और जो पूरे वोल्टेज होते हैं वो मोटर को देती है। सही है, मतलब कि 440 वोल्टेज। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि स्टार स्टार मोड पे मोटर की पर कॉइल को 220 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, एक साइड से तो उसकी सारी कॉमन्स होती हैं, हमने वाइंडिंग को कॉमन किया होता है, और सिर्फ हमने आर वाई बी दिया होता है, 220 वोल्ट हम पर कॉइल को देते हैं। आपको पता है कि मोटर में 3 कॉइल्स होती हैं, तो और डेल्टा मोड में हम एक कॉइल को 440 वोल्ट देते हैं, मतलब कि एक कॉइल के अगर एक एंड पे हमने आर फेज दिया है तो दूसरे एंड पे हम येलो फेज देंगे या ब्लू फेज देंगे। इधर मैंने आपको समझाया है, ये आगे जब पढ़ेंगे तो
आगे आप देखेंगे तो मैं इस पर क्लियर करूँगा। जिस तरह ये देखें, मैंने ये बता रहा था यहाँ पर, ये हमने कॉमन किया, ठीक है, और सिर्फ हमने जैसे आर वाई बी हमने दिया, तो ये पर कॉइल को सिर्फ इधर से 220 वोल्ट मिल गया, इसकी दूसरी कॉइल को भी 220 और इसकी तीसरी कॉइल को भी 220 वोल्ट मिल गया, सही है। पर डेल्टा कनेक्शंस में हमने क्या किया है, आर फेज इधर दिया है, इसमें देख लें आप, ये तीन कॉइल्स हैं, तो एक साइड से हम आर फेज दे रहे हैं, दूसरी साइड से हम वाई फेज दे रहे हैं। 220 वोल्ट यहाँ से जा रहे हैं और 220 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं, तो 220 220 440 वोल्ट हो गए। तो ये मतलब है उसका कि फुल वोल्टेज पे जब डेल्टा पे अब कन्वर्ट हो जाती है मोटर, तो उसे फुल वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं, सही है। प्रोवाइडिंग फुल वोल्टेज फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वी आर यूजिंग स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर आर यूज्ड टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर। मतलब कि स्टार्टिंग करंट आपको पता है, जब मोटर स्टार्ट होती है तो करंट बहुत हाई हो जाता है। वो अपने नॉर्मल करंट से, रेटेड करंट से 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट ले सकती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए, और मोटर को उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो हम पढ़ेंगे नीचे। व्हेन मोटर स्टार्ट दे कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ करंट। मतलब कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो वो बहुत सारा करंट यूज कर लेती है, विच कैन बी हार्मफुल। वो बहुत हार्मफुल होता है मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। द स्टार डेल्टा स्टार्टर हेल्प्स इन starting the motor gently, protecting it and ensuring a longer life। ठीक है, लॉन्गर लाइफ के लिए, और इसको प्रोटेक्ट करती है और मोटर जेंटली स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये मैंने बहुत इजी इंग्लिश में लिखा है आप सब के लिए, आप ये याद कर सकते हैं और इंटरव्यूज में सेम सेम आप ये आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ओके, ये वर्किंग प्रिंसिपल अगर देख लें, वर्किंग प्रिंसिपल में वही बात है, जस्ट मैंने एक हेडिंग दी थी वर्किंग प्रिंसिपल का भी, अगर आपसे कोई पूछता है तो उसके जवाब में भी आप यही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। वो यही है कि ये वोल्टेज को कम करके मोटर को स्टार्ट करने का मेथड है, ठीक है। और जब मोटर स्टार्ट होती है तो इसको कम वोल्टेज मिलते हैं, इसकी ईच वाइंडिंग्स में कम रिड्यूस वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। और फिर जब मोटर और टार्क भी उस वक्त कम होता है इसका, ठीक है, जब मोटर स्टार्ट हो रही होती है। और फिर आफ्टर periods of time the winding are reconfigured as delta and motor runs normally। मतलब कि आफ्टर टाइम जो पूरा होता है तो ये मोटर डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और नॉर्मल चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अक्सर सवाल ये होता है कि कितने साइज़ की मोटर पे हम जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर, कितनी साइज़ की मोटर के लिए मस्ट है स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करना, ठीक है, और किससे कम वाली मोटर पे हम ऐसी ही मोटर चला सकते हैं। एक्चुअली इसकी कोई भी रेटिंग या स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। जो मतलब कि नॉर्मली बात की जाती है कि 10 HP से कम की मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं है, और 10 HP से ज़्यादा की मोटर के लिए बहुत ज़रूरी है स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पर नॉर्मल मतलब लोड के हिसाब से हम देखते हैं, जो वो एक एक्सपीरियंस की बिना पर हम सारे बताते हैं, ठीक है। बट इसका जो प्रोफेशनली आंसर है वो आपने यही देना है कि without a star delta starter, the size of rating of motor that can be safely started depends on the capacity of electrical system। ये उसके electrical system पे depend करता है। Generally for smaller motor it might be okay, but for a larger motor it depends on how we can use the motor, ठीक है। ये डिपेंड करता है हम मोटर कैसे यूज़ करते हैं, उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उसके आगे जो लोड कनेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, सही है। इफ़ वी हैव अ मोटर दैट्स 10 HP और मोर एंड वी ओनली स्टार्ट इन, फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि अगर हम, हमारे पास 10 HP की मोटर और या तो इससे ज़्यादा की मोटर है, ठीक है, पर उसका यूजेज ऐसा है कि हम उसे हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इंस्टॉल ऑन करते हैं और फिर हफ्ते बाद जाकर या 2 हफ्ते बाद जाकर वो मोटर को बंद करते हैं और फिर दूसरी मोटर स्टार्ट करते हैं, मतलब ड्यूटी उसकी चेंज होती है। तो ऐसे में स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक 10 HP से ज़्यादा की मोटर हो, क्योंकि वो सिर्फ एक दफ़ा ही स्टार्ट हो रही है ना, एक दफ़ा ही स्टार्ट होगी, फिर तो वो चलती ही रहेगी, बार बार उसने ऑन ऑफ होना ही नहीं है, तो वो चलती रहेगी स्मूथली। तो उसका इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है, वैसे तो लगाना चाहिए बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो
और ऐसे ही अगर सेम रेटिंग की मोटर 10 HP की और सेम रेटिंग की सेम साइज मोटर इज यूज विद अ हैवी लोड, अगर तो सेम रेटिंग हैवी लोड के साथ हम यूज़ करेंगे और स्टार्ट स्टॉप फ्रिक्वेंटली उसे हम करेंगे, तो देन इट्स नेसेसरी टू इंस्टॉल अ स्टार डेल्टा स्टार्टर। मतलब उसको फिर लाजमी ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बेनिफिट्स हैं, सेफ स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग करंट है वो सेव करती है, एक्सटेंड मोटर लाइफ करती है, एफिशिएंसी ऑपरेशन वो अच्छी कर देती है, कॉस्ट सेविंग होती है, मतलब एनर्जी सेविंग होती है। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और इसके बारे में मैं आपको फिर बताता हूँ। और दोस्तों ये मैंने एक पीडीएफ तैयार किया आपके लिए, और ये वीडियो 2 पार्ट में हो जाएगी या 3 पार्ट में हो जाएगी, तो ये मैं सारों के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे जो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा आपको मैंने इधर पिक्चर वगैरह भी दे दी हैं सारी। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टेक्टर क्या होता है। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये एक 3 पोल कॉन्टेक्टर है। सही है, ये जिसमें आपको सबसे पहले ये पावर टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, L1 L2 L3 मीन्स लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। और इसके जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, इसका 1 दिया हुआ है तो ये आर फेज इन होगा, और फिर ये टर्मिनल 1 जो है 2 नंबर से आउट होगा। ठीक है, इसी तरह 3 में इंटर होगा येलो फेज और 4 से आउट हो जाएगा, और इसी तरह 5 में इंटर होगा ब्लू फेज और 6 से आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इन टर्मिनल्स में और इन टर्मिनल्स में फ़र्क क्या है। सही है, ये जो आर वाई बी हमने यहाँ पर दिए हैं, वो आर वाई बी हमने इधर 13 नंबर पे, 21 नंबर पे और इधर A1 पे क्यों नहीं दिए। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये जो A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, ये हमेशा सप्लाई का टर्मिनल है। इट्स मीन अगर आप इधर आर वाई बी लगा देंगे और यहाँ से भी आर वाई बी आप आउट करके मोटर को दे देंगे, तो भी मोटर ऑन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बीच से ओपन है, यहाँ से ये ओपन है। ये तब क्लोज होगा जब इधर आप न्यूट्रल देंगे और यहाँ पर फेज दे देंगे और इसे 220 वोल्ट मिलेगा, और फिर 220 वोल्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल चार्ज होगी। जब वो चार्ज होगी तो ये प्लंजर अंदर चला जाएगा, तो ये हमारे टर्मिनल्स जो हैं ये इन टर्मिनल के साथ क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा और हमारा करंट पास होना शुरू हो जाएगा। बट अगर हम इस A1 से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जो इधर 220 मिल रही थी इसको, अगर वो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये प्लंजर हमारा वापस बाहर आ जाएगा और जो कनेक्शन क्लोज हुआ था वो वापस ओपन हो जाएगा। ठीक है, और सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। तो इसी तरह कॉन्टेक्टर जो है हमारा वो ऑपरेट होता है। बाकी जो टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं 13 और 14, ये देखें साथ लिखा हुआ है NO, मतलब कि जब इसको A1 पे, फॉर एग्जांपल हम A1 पे फेस देते हैं और A2 पे न्यूट्रल देते हैं। ठीक है, तो A1 पे जब हमारा फेज नहीं मिल रहा इसको, तब ये 13 और 14 आपस में क्लोज ओपन है, सॉरी। ठीक है, नॉर्मली ओपन मतलब कि ये इसके साथ अभी क्लोज नहीं है, बीच से ओपन है। जब इसको हम 220 वोल्ट दे देंगे, इसको सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, तब ये 13 और 14 NC हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट ये वाला जो 21 और 22 नज़र आ रहा है आपको, 21 और 22 ये नॉर्मली क्लोज है, मतलब कि सप्लाई ना होने पे ये NC है। इधर से 21 से 22 तक करंट पास हो रहा है, बट जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से A1 की, 220 वोल्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो 21 से 22 तक सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस चीज़ को आपने अगर सीख लिया तो आप सारी कंट्रोल वायरिंग समझ सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर, सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। बस आप लोगों ने ये समझ लेना है कि ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज क्या होता है, ये A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल किस लिए होता है। ठीक है, बस यही चीज़ें होती हैं सारी कंट्रोल वायरिंग में। और ये जो हैं L1 L2 L3 और T1 T2 T3, ये जो टर्मिनल्स हैं हमारे, ये हैं हमारे टर्मिनल्स पावर वायरिंग के लिए। ठीक है, आगे मैं आपको ड्राइंग में बताऊंगा कि पावर वायरिंग क्या है और कंट्रोल वायरिंग
कैसे होती है और पावर वायरिंग कैसे होती है। तो उसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर L1 और L2 L3 में RYB फेज आए हैं और यहाँ से नीचे से आउट हो गए हैं, ठीक है। बट ये जो हैं ये नॉर्मली ओपन नॉर्मल क्लोज ये सारे हमारे टर्मिनल्स क्लोज वायरिंग में यूज़ होते हैं, कंट्रोल वायरिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि कंट्रोल वायरिंग किसी भी जगह पे पावर वायरिंग के साथ शॉर्ट नहीं होती, सही है। ये हम आर फेज से एक पहले ही एक सर्किट ले लेते हैं, अलहदा से एक लूप ले लेते हैं, उधर एक एमसीबी लगाकर उस एक फेज से ही हम सारी वायरिंग करते हैं, कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। और बीच में ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप L1 से जो है वायर निकाल के आप इधर 13 में दे दें और फिर 14 से निकाल के आप किसी चीज़ को दे दें, इस तरह नहीं करते, ठीक है। ये बिल्कुल पावर वायरिंग हमारी अलग 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 चलती रहती है और कंट्रोल वायरिंग हमारी अलग चलती है, ठीक है। इसको न्यूट्रल भी अलग मिलती है और मोटर के जितने भी हैं स्टार्टर्स जो हैं उनमें न्यूट्रल तो यूज़ नहीं होती, मोटर को न्यूट्रल नहीं चाहिए होती, 3 फेज मोटर को, तो इसमें आपको न्यूट्रल का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा कॉन्टेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं ओवरलोड रिले को, ठीक है। ये हमारी आ गई ओवरलोड रिले। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये इसके पावर टर्मिनल हैं, ठीक है, और ये इसके आउटपुट है टर्मिनल की। ये उसी तरह ही है, यहाँ पर नंबरिंग आपको नज़र नहीं आ रही, तो ये 1 हो जाएगा और ये नीचे 2, फिर इसी तरह ये 3 नंबर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और फिर ये 5 और फिर उसके नीचे ये 6 उसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। आर वाई भी यहाँ से इन होंगे और यहाँ से आर वाई और बी आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे पावर टर्मिनल हो गए, सेम जैसा मैंने आपको कंडक्टर में बताया था। और इसके कंट्रोल वायरिंग के कौन से टर्मिनल हैं, ये 97, 98, 95, 96, ठीक है। अभी यहाँ पर आप ये चेक कर लें कि एन सी जो है वो नॉर्मली क्लोज है, यानी कि अगर आप वायर यहाँ पर लगाते हैं या कोई भी अगर फेज़ आप यहाँ पर देते हैं तो आपको यहाँ पर फेज़ मिलेगा नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है। और अगर आप वायर यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर आपको करंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी नहीं मिल रही क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, बीच से ये ओपन है और ये क्लोज है, ठीक है। अब ये कब ऑपरेट होते हैं, इसमें तो आपको A1 और A2 टर्मिनल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ओवरलोड रिले में A1 A2 टर्मिनल नहीं होता। ये कब ऑपरेट होंगे, ये जो नॉर्मली क्लोज हैं ये नॉर्मली ओपन कब होंगे और ये जो नॉर्मली ओपन है ये नॉर्मली क्लोज कब होंगे, ये आपने ये इधर से होगा जब ये ओवरलोड रिले जब ओवर हीट हो जाएगी या ओवरलोड हो जाएगा तो ये ट्रिप हो जाएगी। जब ये ट्रिप होगी तो ये जो नॉर्मली क्लोज हैं ये नॉर्मली ओपन हो जाएंगे। ये नॉर्मली ओपन है नॉर्मल हालत में, जब ट्रिप हो जाएगी रिले तब ये नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ आ गई कि जब ये ट्रिप होती है तब ये नॉर्मली क्लोज जो होते हैं वो नॉर्मली ओपन हो जाते हैं और जो नॉर्मली ओपन होते हैं वो नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बात आप याद रखें कि जिसके साथ एन लगता है, मतलब कि नॉर्मली ओपन लिखा हो कहीं पे भी या नॉर्मली क्लोज लिखा हो तो उसका मतलब यही है कि ये ऑपरेट होने वाले टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये मतलब कि कुछ भी होने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर रिलेज हैं, अगर ओवरलोड रिले है तो वो ट्रिप होने के बाद ऑपरेट हो जाएंगे और ऑपोजिट हो जाएंगे। जिस तरह नॉर्मली ओपन है तो वो नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे और जो नॉर्मली क्लोज हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये हमारे पास ब्लू बटन है, जब ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी, ट्रिप कर देगी तो फिर उसको रीसेट करने के लिए हम ये ब्लू बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये जो स्टॉप बटन है हमारा ये हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑपरेशन मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है और हमने स्टॉप करना है तो हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारी करंट रेटिंग है, यहाँ से हम इसको करंट को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने आवर करंट बाद जो है ये ट्रिप हो जाए। और दोस्तों ये जो एच और ए आ रहा है ये
इसी तरह ही है जिस तरह आप सादा ज़ुबान में इस तरह समझ लें, जिस तरह हमारी ईएलसीबी होती है 30 मिली एम्पेयर और 100 मिली एम्पेयर। जिधर हमें ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसेस होती हैं उसमें हम 30 मिली एम्पेयर की लगाते हैं, और जो हमारी नॉर्मल पोजीशंस होती हैं उधर हम 100 मिली एम्पेयर की ईएलसीबी लगाते हैं। इसी तरह जो हमारी ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं तो तब हम इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, ए पे कर देते हैं। इस ये आपने कर्व देखी होंगी अगर ओवरलोड रिलेज की कर्व्स होती हैं, एक एक हीटिंग कर्व होती है जिसके मुताबिक वो ऑपरेट होती है, और एक होती है एक्सेलरेशन कर्व, ठीक है। तो इसको अगर नीचे करेंगे तो ये है कि सेंसिटिव प्लेसेस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर इस ओवरलोड के आगे पैनल में कहीं पीएलसी लगी हुई है हमारी, तो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, और जैसे ही थोड़ा सा वो ओवरलोड होगा तो फ़ौरन वो जल सकती है। तो इसलिए हम इसको फिर ए पे कर देंगे, ठीक है। ए पे करेंगे तो ज़रा सा ही ओवरलोड होगा तो फ़ौरन ये ट्रिप कर देगी। और अगर एच पे करेंगे तो इसको कहते हैं हीटिंग कर्व। इसका ये है कि ये मोटर्स वगैरह के लिए आपको पता है स्टार्टिंग में वो लेती हैं, ज़्यादा करंट लेती हैं, तो मोटर्स के लिए हम नॉर्मली इसको एच पे ही रखते हैं। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली, ओके। इसमें ये मैं बता दूं, ये जो इधर कॉन्ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं, ये डायरेक्ट हमारा जो 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर है इधर से इसके नीचे लग जाता है, ठीक है। वो जो 3 पिन आपको नज़र आ रही थी RYB की, वो डायरेक्ट टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 में इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और हम इधर से ऊपर से टाइट कर देंगे इसको, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है ये ओवरलोड रिले डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ी होती है, तो उसी तरह जुड़ी होती है। इनको हमें वायर के ज़रिए लूप नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट यही इन्हीं पिन्स को हम कॉन्ट्रैक्टर के इधर नीचे लगा देते हैं, ओके। और फिर यहाँ से हम वायर्स निकाल लेते हैं नीचे से 246 टर्मिनल से, सही है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे आ जाते हैं पुश बटन। पुश बटन में देखें, ग्रीन वाला जो होता है बटन, इसको हम नॉर्मली ओपन बटन कहते हैं, ठीक है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो जो नॉर्मली ओपन है, जिस तरह के आपको यहाँ पे नॉर्मली क्लोज नज़र आ रहा है, ठीक है, ये रेड बटन है। तो रेड बटन ये नॉर्मली क्लोज है। फॉर एग्जांपल यहाँ से सप्लाई यहाँ तक जा रही है, कंटिन्यूटी इनकी मिल रही है, सही है। तो ये रेड कलर का जो हमें बटन नजर आता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये NC जो होता है NO हो जाता है, मतलब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है सप्लाई, तो हमारा जो भी लोड होता है वो ऑफ हो जाता है, सही है। आपने देखा होगा मोटर वगैरह को ऑफ करने के लिए आप रेड बटन दबाते हैं, तो वो यही सीन होता है कि यहाँ पे ये NC है, जब आप रेड बटन दबाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई आगे नहीं जाएगी, सही है। इसी तरह अब जो स्टार्ट बटन है हमारा ग्रीन कलर का, वो यहाँ से NO होता है पहले से, मतलब कि डिस्कनेक्ट हुआ हुआ होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा वो NO जो होता है वो NC हो जाता है, और सप्लाई हमारी आगे फ्लो हो जाती है, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी मिल जाती है, सर्किट मेक हो जाता है, ओके। ये हमारा पुश बटन काम करता है, सिंपल। चलिए दोस्तों हम इसका क्विक रिव्यू करते हैं टाइमर का। ये हमारे पास एक टाइमर है और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, सही है। अब दोस्तों ये आप देख लें, हमारे पास एक है A1 टर्मिनल, A2 टर्मिनल। आपने हमेशा याद रखना है टाइमर में हमारे पास 2 टर्मिनल्स हो जाएंगे सप्लाई के, फॉर एग्जांपल A1 और A2 के, और उसके बाद हमारे पास मिनिमम 3 टर्मिनल होंगे। एक होगा कॉमन का, एक होगा NC का, एक होगा NO का। मतलब वही कॉमन एक टर्मिनल से NO होगा और एक टर्मिनल से NC में होगा। फॉर एग्जांपल ये जो 25, 26, 28 आपको नज़र आ रहा है, इसको आप फिलहाल भूल जाएं, ठीक है। हम सिर्फ देखेंगे 15 को और 16 और 18 को देखेंगे, सही है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी देखें ये A1 और A2 तो हो गया सप्लाई का, ये तो साइड पे कर दें। उसके बाद 15 बचा, 16 और 18। अब 15 इन तीनों में से एक कॉमन होगा जो दोनों के साथ मिलेगा, या तो नॉर्मल पोजीशन में 16 के साथ मिल रहा होगा या फिर 18 के साथ मिल रहा होगा। अब ये हम तो एक तो मीटर से चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी किसके साथ आ रही है, 15 की 16 से आ रही है या 18 से आ रही है, और नहीं तो हम ये ड्राइंग से देखेंगे, ठीक है। ये ड्राइंग्स आपके सामने है, ब्लर है आई नो, बट ये देख लें ये A1 A2 तो सप्लाई में जा रहे हैं इसके, ठीक है। और 15 और 25 ये यहाँ इस डायग्राम में बता रहा है कि ये 15 और 25 टर्मिनल जो है वो कॉमन है, मतलब कि ये वाला 15 टर्मिनल और ये 25 टर्मिनल ये कॉमन है, ओके।
और 15 टर्मिनल इधर 16 के साथ NC है और 18 के साथ NO है। मतलब ये देख रहे हैं 18 और 15 के बीच में गैप है, तो इसका मतलब है 18 NO है और 16 जो है वो अटैच हुआ हुआ है यहाँ से, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मली क्लोज है। तो 15 से नॉर्मल पोजीशन में 16 से करंट आएगा और 18 पे करंट नहीं आएगा। जब टाइमर ऑपरेट हो जाएगा, जब जो हमारा टाइमर होगा, टाइम जो हमने लगाया होगा, जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो ये 16 से सप्लाई कट करके 18 को सप्लाई दे देगा। सही है। और देखें सप्लाई कैसे देगा, हम जो इधर फेज देंगे ना अगर A1 में, तो A1 से एक लूप उठा के हम 15 को दे देंगे। जो जितनी सप्लाई हमने इस टर्मिनल में दी होगी 15 में, उतनी ही सप्लाई हमें मिलेगी, उतने ही वोल्ट हमें मिलेंगे 16 में। ठीक है। नॉर्मल पोजीशन पे जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तो ये जो वोल्ट दे रहा था 16 में वो वोल्ट कन्वर्ट कर देगा 18 में, फिर 18 टर्मिनल से हमें वो वोल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये होता है नॉर्मल टाइमर का फंक्शन। सही। इसमें हमारे पास ये किसी में एक ये डायल होता है जिससे हम टाइम सेट कर सकते हैं। किसी टाइमर में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। यहाँ पे 2 इंडिकेटर हैं। देखें ये जो रेड इंडिकेटर है इसका क्या मतलब है कि जब हमारे टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल A1 में हमें फेज और A2 में न्यूट्रल मिल जाएगा, उसी टाइम से ये स्टार्ट कर देगा काउंट टाइम, इसका चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और रेड लाइट चली रहेगी। जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा और ये टाइमर ऑपरेट हो जाएगा तो फौरन हमारी ये वाली लाइट चल जाएगी ग्रीन। सही है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो निशान है वाई आपको जो नज़र आ रहा है, इसको हम सिंबल कहते हैं, स्टार कनेक्शन का ये सिंबल है। सही है। और ये जो ट्राइंगल सी एक है, मुसल्लस है, इसको हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन का सिंबल। ये डेल्टा कनेक्शन के सिंबल है। ठीक है। ये हमारा स्टार कनेक्शन का सिंबल है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन का सिंबल है। जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा तब उस वक्त हमारा कनेक्शन नॉर्मली स्टार्ट में ही होता है, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए स्टार कनेक्शन वाली लाइट चलेगी। और फिर जब टाइम पूरा हो जाएगा और ये ऑपरेट हो जाएगा टाइमर, तो हमारे डेल्टा कनेक्शन में मोटर चलना शुरू हो जाएगी और ये वाली लाइट चल जाएगी। सही। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 2 डायल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनके ज़रिए आप टाइम सेट कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं सेकंड्स, पहले 3 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 100, फिर आगे मिनट और 10 मिनट्स, इस तरह आगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो टर्मिनल है 25, 26, 28, ये भी सेम यही चीज़ है जिस तरह के इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। 25 के साथ एक है 26, ये है नॉर्मली क्लोज, और 28 जो है ये है नॉर्मली ओपन। तो सेम यही चीज़ है। 25 हमारा कॉमन टर्मिनल है, जो सब जितने वोल्ट हम 25 में देंगे वो कंटिन्यूसली हमें मिलेंगे 26 में, और जब टाइमर ऑपरेट हो जाएगा तो 26 से कट कर वो वोल्ट हमें 28 में मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया टाइमर। अब दोस्तों हम डायग्राम की तरफ चलते हैं और डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहाँ तक के लिए मैं एक पार्ट बनाता हूँ और दूसरी वीडियो पार्ट 2 में मैं जो है डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।